Good morning, everyone. Today we will discuss about force and laws of motion. Firstly, we will discuss about force. What is force? A pull or push on an object to change its state of motion is called force. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि फर्स्ट फिगर में हम ट्रॉली को पुश कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उस रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ गई। यानी कि क्या हो गया, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने किसी को पुश किया और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम ट्रॉली पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से डोर को देखें तो डोर में देखो, हमने डोर को पुल किया, उसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई, यानी हमने डोर को क्या किया, पुल करके उस पर फोर्स लगाया। ओके। अब हम ये देखेंगे कि फोर्स की वजह से क्या क्या हम इफेक्ट होते हैं, मतलब कि किस चीज से हमें पता चलता है कि यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम देखते हैं कि चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है। या फिर उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, जैसे कि देखो स्पीड चेंज होने के लिए, जैसे कि आपने एक मान ली फुटबॉल है, रेस्ट में थी, हमने फुटबॉल को किक किया तो उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस तरीके से हमें पता चलता है जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम एक स्टोन को थ्रेड में बांधकर रिवॉल्व कर रहे हैं राउंड एंड अराउंड, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पे फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नेक्स्ट, चेंज इन द शेप एंड द साइज। देखो इस फिगर में आप स्प्रिंग देख रहे हो, स्प्रिंग को मैं अलोंग करती हूँ तो क्या होती है, स्प्रिंग का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर मैं बॉल को कंप्रेस कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ बोथ साइड से, तो उसकी जो शेप थी फर्स्टली क्या थी, राउंड, और अब क्या हो गई, उसकी शेप राउंड से चेंज हो गई। ठीक है। ओके, now we come to types of forces. First one is balanced force and second one is unbalanced force. अच्छा, अब सब लोगों ने टग ऑफ वॉर तो खेला है सब लोगों ने। देखो टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लेते हैं। जब हम देखते हैं टग ऑफ वॉर में, अगर हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हम क्या करें, मैग्नीट्यूड सेम रखें। मैग्नीट्यूड का मतलब है जैसे कि हमारे लेफ्ट साइड भी टू प्यूपल्स हैं और राइट साइड भी टू प्यूपल्स हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। और सेम हमने उनका क्या मान लिया, सेम स्ट्रक्चर है, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये रोप हमारी शिफ्ट होती है लेफ्ट या राइट, नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स। जब हमने इसमें एक और मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये थ्री पीपल्स हो गए तो अब रोप कहाँ जाएगी, इनकी तरफ जाएगी। तो यानी क्या होगा, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल से हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स के लिए टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम opposite direction to each other and the magnitude of forces are equal, then the force is known as unbalanced force। ठीक है, देखो दोनों फोर्सेस हमारे कहाँ लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। और ठीक है, एंड लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, सेम होंगे। मैग्नीट्यूड्स यानी उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे कि हम यहाँ इस केस में देख रहे हैं, एक कार है, हमने लेफ्ट साइड से भी फोर्स लगा रहे हैं, राइट साइड से भी फोर्स लगा रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से 2 न्यूटन का है तो यहाँ से भी फोर्स क्या होगा, 2 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए, अगर लेफ्ट से भी 2 न्यूटन का फोर्स हो और राइट से भी 2 न्यूटन का फोर्स हो तो क्या वो कार मूव करेगी, नहीं। अगर हम दोनों साइड से किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, यानी दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यानी हमारे बैलेंस्ड फोर्स में चेंज, पोजीशन में चेंज नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी बैलेंस्ड फोर्स में आपकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। Unbalanced force, if two forces are acting on the object from opposite direction, same है, opposite direction में लगेंगे दोनों forces of each other, the magnitude of one force is greater than the magnitude of other force। अब इस बात को समझते हैं कि one force का magnitude second force से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तब हमारा क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में ए फिगर में देखिए, ए फिगर में हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उस पर
दो लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है अपोजिट साइड से, इसलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। सेकंड केस में वो फिर से फोर्स इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने के बाद फ्रिक्शन भी उतना ही रहता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तब भी मूव नहीं करता। अब नेक्स्ट टाइम ये और फोर्स लगाते हैं, और फोर्स का मतलब फोर्स और इंक्रीज करते हैं, देन क्या होता है, जब उनका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है तब ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ये आपने देखा होगा, और इसके लिए एक लाइव एग्जांपल, आप एक टेबल लीजिए और टेबल पर एक बार अपनी फिंगर से फोर्स लगाइए, क्या वो मूव करी? ओके, वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, फिर आपने हैंड से फोर्स लगाया तब भी वो मूव नहीं करेगी। और जब आप उसे फोर्सफुली अपने हैंड से पूरा प्रेशर देके फोर्स लगाते हो तब वो क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। यानी जब आपका एक फोर्स दूसरे फोर्स से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तभी वो क्या करती है, मूव करती है। दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा, हमें कब पता चलेगा कि ये अनबैलेंस फोर्स है, जब वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो फोर्स कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर? यहाँ तक हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स के बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन हमें दिए सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, सबने इनकी स्टोरी पढ़ी होगी। तो फर्स्ट लॉ की बात करेंगे हम फर्स्टली। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ पर न्यू वर्ड आया है इनर्शिया, आप लोगों ने इनर्शिया पहले नहीं सुना होगा। तो इनर्शिया क्या होता है ये भी हम सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्या बोला न्यूटन ने? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बोला, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द रेस्ट, in a state of rest or in uniform motion of a straight line unless compelled to change the state by an applied force। इसमें हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जब तक उसी स्टेट में या जो उस मोशन में है उसी में रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कि देखो यहाँ पर हम एक केस देख रहे हैं, यहाँ पर एक बॉल है और एक हॉकी स्टिक है। ठीक है, बॉल जब तक हमारी रेस्ट में रहती है, जब तक हम हॉकी स्टिक से कोई भी फोर्स नहीं लगाते। जैसे ही हमने हॉकी स्टिक को स्टक किया बॉल पर, बॉल क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। यानी कि क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में जब तक रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स बाहर से ना लगाया जाए, यानी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, जब तक ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट remains in the state of rest or in the uniform motion। okay, ठीक है, now we will discuss about inertia। inertia is the tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity। ठीक है, तो इनर्शिया क्या करता है, जो हमारा जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको मूव फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, मूव करता है। मूव करने से पहले क्या होता है, जो इसका फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, इसे रोकने की कोशिश करता है। यानी यही प्रॉपर्टी, कोई भी चेंज ऑफ द स्टेट को अपोज करना, क्या कहलाती है, हमारी हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया। इट रजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। ओके, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया के भी थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देखो रेस्ट की बात कर रहा है, यानी कि वो किस में है, रेस्ट में, और किस रेस्ट की पोजीशन को चेंज होने में, चेंज करने के लिए जो टेंडेंसी यूज होगी वो क्या होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं बस का। हम बस में खड़े हुए थे, ठीक है, और ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी, यानी बस किस पे थी, इनिशियली रेस्ट पे थी, और फिर किस में आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारी बस रेस्ट में होती है और मोशन में आ जाती है, तो पर्सन क्या होता है, जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, लेकिन जब हमारी बस स्टार्ट होती है, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो किस में आने लगता है, मोशन में आने लगता है, लेकिन हमारी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो क्या अपोज करती है उस चेंज का। ठीक है, मोशन का अपोज करती है, इस वजह से वो क्या हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते भी हैं कोई भी
पर्सन जो खड़ा था बस में फॉल हो जाता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन में जब बस सडनली स्टार्ट कर देती है मूविंग। ठीक है, नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, सेम अब हम किससे चेंज करेंगे, मोशन से किस में चेंज, मोशन से किस में आ रहे होंगे, अब हम रेस्ट में, यानी कि हमारी जो चेंज हो रही होगी स्टेट वो किससे हो रही होगी, मोशन से रेस्ट में। जैसे कि आप देखते हो फर्स्टली हम लोग जब बस में बैठे होते हैं तब एकदम ब्रेक लगती है सडनली, तो हम कहाँ आगे की ओर फॉल होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है, सेम के कॉज है, जब हमारी बॉडी किस में होती है, मोशन में होती है, तब सडनली ब्रेक अप्लाई होती है, तो क्या होता है कि आपके जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो किस में आ जाता है, रेस्ट में, लेकिन हमारी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो किस में मूव कर रही होती है, अभी भी मोशन में। इस वजह से क्या होता है, आपकी आप कहाँ जाते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए सीट बेल्ट भी लगाई जाती है कार्स में, जिससे कि हमारी बॉडी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो वो इतनी मूव ना करे जिससे हमें एक्सीडेंटल डैमेज। नेक्स्ट हम सीखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, अब देखो डायरेक्शन की बात है, वहां पर रेस्ट था तो रेस्ट से मोशन में आ रही थी, इनर्शिया ऑफ मोशन था तो मोशन से किस में आ रही थी, आपकी रेस्ट में आ रही थी, यानी स्टेट में चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डायरेक्शन की, तो यानी अब इसकी किस चीज में चेंज आएगा, डायरेक्शन में। ठीक है, अभी देखो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल, ये आपने घर पे काफी बार काफी टाइम सब लोगों ने किया है, हमने एक रोप ली और उसमें एक स्टोन को अटैच किया और हमने उसको रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, हम उसको रिवॉल्व करते हैं, अचानक से थ्रेड टूट जाता है, तो क्या होता है, आपका स्टोन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उस डायरेक्शन में नहीं जाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो गई, उसको जाना इस डायरेक्शन में था लेकिन वो गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आप अपने आसपास डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखते हो, तो आप उनको इससे रिलेट कर सकते हो, जैसे कि लीव्स का टूट जाना, डिटैच्ड हो जाना, फ्रीज। हाँ, कारपेट्स को जब हम बीट करते हैं तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स का निकलना, ये सब एग्जांपल हमारे इनर्शिया के ही होते हैं। ठीक, नाउ Now we will talk about inertia and mass. ठीक है, what is the relation between inertia and mass? ठीक है, तो देखो अभी आपने inertia पढ़ लिया, mass आप जानते हो। ठीक है, बस आपको नई चीज ये जाननी है कि inertia की हेल्प, inertia को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मास का। अब देखो कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आपने गिलास लिया, उसके ऊपर आपने कार्डशीट ली, ये आपकी एक्टिविटी है 9.2, आप ट्राई कर सकते हैं इसे एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर आपने 2 रुपीज का कॉइन रखा और फिर आप रखोगे किसका, 5 रुपीज का कॉइन। ठीक है, तब आप 2 रुपीज के कॉइन को हटाने के लिए जब आप इस पे क्या करते हो, फोर्स लगाते हो इस कार्डबोर्ड पे, तो आपको, और फिर आप किसके लिए लगाओगे, 5 रुपीज के कॉइन के लिए। तो आप ये देखोगे कि किस कॉइन के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आप देखोगे किस कॉइन के लिए लगाना पड़ेगा, 5 रुपीज के कॉइन के लिए। यानी यहाँ से हमें क्लियर हुआ जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। ठीक है, जिस तरीके से, जैसे कि अब आप मानो अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक रबर बॉल है, ये बॉल है आपकी, और एक इसी साइज का क्या है, स्टोन है, तो आपको किसका इनर्शिया ज्यादा मिलेगा, जिसका मास ज्यादा होगा। मास किसका ज्यादा होगा, स्टोन का, तो इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ, स्टोन का। अभी अगर हम एक ले लें, बाईसाइकिल है और एक ट्रेन है, तो मास किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ट्रेन का, तो इनर्शिया भी किसका ज्यादा हुआ, ट्रेन का। क्लियर हुआ। आज हमने पढ़ लिया फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हमने डिस्कशन कर लिया इनर्शिया पे, उसके टाइप्स पे, और हमने पढ़ा इनर्शिया और मास में रिलेशन। ठीक है, अब इस बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, ये आपको ट्राई करने हैं, और इन नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।